शुरुआत कर रहे हैं विद्युत रसायन चैप्टर के लेक्चर नंबर 7 का, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, विद्युत अपघटन के बारे में और विद्युत अपघटन से संबंधित माइकल फैराडे के नियम के बारे में। ठीक है, सबसे पहले विद्युत अपघटन क्या होता है उसको देखते हैं। विद्युत अपघटन के बारे में आप लोगों ने एक बार पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि मान लो कोई विद्युत अपघट्य लेते हैं, विद्युत अपघट्य जो कि अपनी घुलित अवस्था में, पिघली हुई अवस्था या फिर गलित अवस्था में क्या करता है, विद्युत धारा का चालन करता है, उसको क्या बोलते हैं, विद्युत अपघट्य। दो प्रकार का होता है, पढ़ते, एक प्रबल होता है और एक दुर्बल। तो जैसे कि ध्यान देना, जैसे मैं NaCl को लिया और NaCl को पानी में घोल दिया, पानी में घोलने के बाद ये किसमें टूटेगा, Na+ में और Cl- में। अब इसके बाद इसमें मैं क्या किया, विद्युत ऊर्जा प्रवाहित किया। क्या प्रवाहित किया, विद्युत ऊर्जा। तो इसमें रासायनिक अभिक्रिया मान लो होने लगा। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत अपघटन। क्या बोलते हैं, विद्युत अपघटन। जैसे कि मैं एक सेल लिया, ध्यान देना ना, एक सेल ले रहे हैं हम लोग, ध्यान दो, ये हमारा कोई सेल है। ठीक है, इस सेल में हम लोग क्या किए, 2 इलेक्ट्रोड ले लिए। ठीक है, कितने इलेक्ट्रोड लगा दिए, 2, एक एनोड हो गया और एक कैथोड हो गया। और यहाँ पास हम लोग क्या डाल दिए, NaCl का जलीय विलयन डाले। NaCl को घोलेंगे तो ये किस में टूटेंगे, Na+ और Cl-। एक प्लस चार्ज है और एक माइनस चार्ज है। ठीक है, प्लस चार्ज को यहाँ पास एनोड बोल रहा हूँ और इधर माइनस को क्या बोल रहा हूँ, कैथोड। इनका संपर्क किससे कर दिए, विद्युत धारा से कर दिए। विद्युत धारा से कर दिए, इधर ऐसा बड़ा सिंबल बनाया वो प्लस चार्ज का है और ऐसा छोटा सिंबल बना दिया किसका है, माइनस चार्ज का। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। विद्युत धारा से संपर्क करने पर क्या होगा, अब इसका विद्युत अपघटन होगा, ये टूटेगा। NaCl है, जलीय विलयन है, इसमें जैसे विद्युत धारा प्रवाहित की तो इसका क्या होने लग गया, रासायनिक अभिक्रिया होने लग गया। ध्यान देना, विद्युत ऊर्जा के कारण क्या होने लग गया, रासायनिक अभिक्रिया। तो ये टूट गया Na+ चार्ज और में Cl- चार्ज में। अब Na+ चार्ज है, प्लस चार्ज किधर आकर्षित होगा, माइनस चार्ज की ओर। माइनस चार्ज किसमें है, कैथोड में है। किसमें है, कैथोड में। तो कैथोड की ओर जाएगा कौन, Na+। कौन जाएगा, Na+। अब यहाँ पर देखो कैथोड पर क्या है, माइनस चार्ज है। माइनस चार्ज है मतलब क्या है, वहाँ इलेक्ट्रॉन है। क्या है, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन पर क्या हो, ध्यान देना, कैथोड पर माइनस चार्ज है मतलब इलेक्ट्रॉन है, तो वो इलेक्ट्रॉन इसके साथ जुड़ेगा और इसके प्लस चार्ज को ये जो इलेक्ट्रॉन है क्या कर देगा, समाप्त कर देगा, निरावेशित कर देगा और ये Na सोडियम इकट्ठा हो गया। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। तो सोडियम यहाँ पास जाकर के क्या होने लग गया, इकट्ठा होने लग गया। सेम टू सेम दूसरा प्रोसेस कहाँ चलेगा, एनोड में। कहाँ चलेगा, एनोड में। एनोड पर कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है। क्या है, प्लस चार्ज, मतलब वहाँ इलेक्ट्रॉन का क्या है, कमी है। क्या है, कमी। तो हमारा जो क्लोरीन रहेगा, क्लोरीन माइनस हो जाएगा और अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, प्लस चार्ज को। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लोरीन मुक्त मूलक में। किसमें, क्लोरीन मुक्त मूलक में। ऐसी और कोई दूसरा क्लोरीन होगा वो भी ऐसा आएगा और क्लोरीन मुक्त मूलक में चेंज हो जाएगा वो भी। क्लियर है कि नहीं। क्लोरीन माइनस जो चार्ज है, ठीक है, यहाँ पास आएगा प्लस चार्ज, तो ये माइनस चार्ज इसके प्लस चार्ज के साथ संतृप्त हो गया, तो ये क्लोरीन बस बचा। ऐसे और अदर क्लोरीन आएंगे, बहुत सारे क्लोरीन है। समझ आ रहा है कि नहीं, बहुत सारा क्या है, क्लोरीन है। तो वो ऐसे जाएगा तो ये क्लोरीन क्लोरीन मुक्त मूलक मिलकर क्या बना देंगे, Cl2 गैस। क्या बना देंगे, Cl2 गैस। समझ आया कि नहीं, इतना ध्यान से समझने का कोशिश करो, मैं क्या समझा रहा हूँ, ध्यान से समझो। एक हमारा कोई सेल है, ठीक है, इस सेल को हम लोग विद्युत अपघटनी सेल बोलेंगे क्योंकि यहाँ पास हो रहा है विद्युत अपघटन। क्या बोले, हो रहा है विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन में क्या होता है, हम विद्युत ऊर्जा दे रहे हैं बाहर से। कौन सी एनर्जी दे रहे हैं, विद्युत ऊर्जा। उसके कारण क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन, यानी विद्युत ऊर्जा को किस में चेंज कर रहा है, और रासायनिक ऊर्जा में। किस में चेंज कर रहा है, रासायनिक ऊर्जा में। तो पहला परिभाषा क्या दोगे, विद्युत अपघटन का। ठीक है, विद्युत अपघटन वह प्रक्रिया है जिसमें विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। पहला हो गया। दूसरा क्या बोलोगे, जब किसी विद्युत अपघट्य को, ठीक है, जब किसी विद्युत अपघट्य को विलयन बनाया जाता है तथा उसमें इलेक्ट्रोड लगाकर विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो उसमें रासायनिक अभिक्रिया होने लगती है, जिसके फलस्वरूप जो आयन रहते हैं वे विपरीत आवेश के इलेक्ट्रोड की ओर गति करने लग जाते हैं। इस प्रक्रिया को विद्युत अपघटन कहते हैं। खत्म हो गया कहानी। अब उसके बाद एग्जाम्पल देना NaCl का। ठीक है, एक NaCl जो एक प्रबल विद्युत अपघट्य है, इसका विलयन लेते हैं तथा इसमें इलेक्ट्रोड लगाते हैं। एक में क्या रहता है, प्लस चार्ज और एक में होता है माइनस चार्ज। इलेक्ट्रोड लगाने पर NaCl का विलयन जो रहता है Na+ और Cl- में टूट जाता है। चूँकि इसमें प्लस चार्ज है तो वो आकर्षित होगा माइनस चार्ज की ओर और माइनस चार्ज है वो आकर्षित होगा प्लस चार्ज की ओर। जब कैथोड पर देखते हैं रिएक्शन कि कैथोड पर क्या होता है, कैथोड पर कौन सा चार्ज है, माइनस चार्ज, तो उधर कौन जाएगा, Na+ जाएगा। Na+ जाएगा और यहाँ पास उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन के साथ क्रिया करेगा और Na में सोडियम में क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पास क्या हो रहा है, सोडियम आते जा रहा है, ध्यान समझना। तो ये वाला जो छड़ है उसका मोटाई में क्या होगा, वृद्धि होगा। क्या होते जाएगा, वृद्धि होते जाएगा। और ये वाला जो छड़ है वो अपरिवर्तित रहेगा। क्या रहेगा, अपरिवर्तित, क्योंकि क्लोरीन यहाँ पास जा रहा है, लेकिन क्लोरीन क्या है, गैस है। क्या है, गैस, तो गैस तो उड़ जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं। तो ये वाला कहानी रहता है। तो ये पूरा प्रोसेस जो कहलाता है वो कहलाता है विद्युत अपघटन। क्या कहलाता है, विद्युत अपघटन। कोई दिक्कत क्या इसमें,
एकदम सरल है, ठीक है। ध्यान से समझो, कोई एक सेल है, एक बर्तन है, इस बर्तन में हम लोग क्या रखें, विद्युत अपघट्य रखें, जैसे NaCl रखा और इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगाया, 2 इलेक्ट्रोड लगाने पर इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया, तो ये जो विलयन में उपस्थित विद्युत अपघट्य वो अपने आयनों में क्या हो गया, टूट गया। आयनों में टूटने के बाद अपने विपरीत आवेश के इलेक्ट्रोड की ओर क्या कर लिया, गति कर लिया। ये जो प्रक्रिया है इसी को बोलते हैं विद्युत अपघटन। जिस सेल में हो रहा है उसको विद्युत अपघटनी सेल क्या बोलते हैं, विद्युत अपघटनी सेल। क्लियर है। इसमें क्या हो रहा है, विद्युत ऊर्जा को कन्वर्ट किया जा रहा है रासायनिक ऊर्जा में। अब यहाँ 2 चीज़ देखे तुम लोग, एक होता है कैथोड और एक होता है एनोड। इलेक्ट्रोड 2 प्रकार का होता है, मतलब कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। अब यहाँ पास ध्यान से समझने लायक बात यह है कि कैथोड और एनोड हम लोग क्या समझते हैं कि कैथोड में माइनस चार्ज होता है और एनोड में प्लस चार्ज, जो कि क्या है पूरी तरह से गलत। ये परिभाषा से समझ आएगा, ठीक है ना, और बाद में और अच्छे से समझ आएगा। पहले तो याद रखना है कि एनोड उसे कहते हैं जहाँ ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है, ऑक्सीकरण। एनोड जहाँ पर क्या हो, ऑक्सीकरण हो, जहाँ क्या होता है, ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का अलग होना, इलेक्ट्रॉन का अलग होना। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, इलेक्ट्रॉन का क्या होना, अलग होना, अलग होना। जैसे कि देखो एनोड है, एनोड यहाँ पास प्लस चार्ज बताया हूँ, यहाँ पास क्या हुआ, क्लोरीन माइनस गया, क्लोरीन माइनस गया, और यहाँ पास चूँकि एनोड है तो ये क्या करेगा, इसका इलेक्ट्रॉन को अलग कर दिया, इसके इलेक्ट्रॉन को खींच लिया। समझ आ रहा है कि नहीं, यानी कि इसके इलेक्ट्रॉन को पूरी तरीके से क्या किया है, वो अलग किया है। इस कारण ये क्या है, एनोड। दूसरा देखो कैथोड, कैथोड के बारे में देखो, कैथोड जिसका क्या होता है, अपचयन होता है। क्या होता है, अपचयन। अपचयन मतलब इलेक्ट्रॉन का क्या होना, जुड़ना, इलेक्ट्रॉन का क्या होना, जुड़ना। जब ध्यान से समझना, यहाँ पास Na+ आया था तो ये कैथोड था, उसका इलेक्ट्रॉन आकर के जुड़ा था, इलेक्ट्रॉन आकर के जुड़ा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पास आकर, यहाँ का इलेक्ट्रॉन जुड़ा है ना, इस कारण इसको क्या बोला हूँ, कैथोड। और यहाँ पास वाला जो था इलेक्ट्रॉन को क्या किया, अलग किया, खींचा अपनी ओर। क्लियर है कि नहीं, ये इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, जोड़ा है, ये अपना इलेक्ट्रॉन निकाला और Na+ में जोड़ा, और यहाँ पास क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को खींच करके क्या कर दिया, वो अलग कर दिया। मतलब यहाँ पास क्या हुआ तुम्हारा, अपचयन, और यहाँ पास क्या हो गया, ऑक्सीकरण। तो इसके आधार पर एनोड और कैथोड, 100 बात का एक बात, एनोड जिस पर ऑक्सीकरण होता है, अर्थात जहाँ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अलग होता है। क्या होता है, अलग होता है। क्लोरीन माइनस आया था, उसके इलेक्ट्रॉन को अलग कर दिया, कौन, ये वाला इलेक्ट्रोड। समझ आ रहा है कि नहीं, इस कारण ये कहलाएगा क्या, एनोड। क्या कहलाएगा, एनोड। और यहाँ पास क्या हुआ, ध्यान समझना, यहाँ पास ये अपचयन किया, ठीक है, क्या किया, अपचयन, ठीक है। कैथोड क्या किया, अपचयन, मतलब इलेक्ट्रॉन जोड़ा, किसका, अपना इलेक्ट्रॉन निकाल करके जोड़ा, तो ये होगा क्या तुम्हारा, कैथोड। सिर्फ याद रखना है, एनोड जिसका ऑक्सीकरण होता है, कैथोड जिसका अपचयन होता है। प्लस चार्ज माइनस चार्ज बात की बात है, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। प्लस चार्ज माइनस चार्ज, यहाँ पास चूंकि यहाँ पास क्या कर रहा था, ये जोड़ रहा था, इस कारण इसमें प्लस चार्ज दिए, सॉरी अलग हो रहा था, प्लस चार्ज दिए, यहाँ पास जोड़ रहा था, इस कारण माइनस चार्ज दिए, वो बाद में देखेंगे। एनोड मतलब ऑक्सीकरण होता है, बस बात खत्म। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, समझ आया, ये क्लियर है कहानी। तो ये हो गया आपका विद्युत अपघटन किसे कहते हैं, विद्युत अपघटनी सेल किसे कहते हैं। अब हम लोग इसी से संबंधित एक नियम दिया था, किसने, माइकल फैराडे ने। किसने दिया था, माइकल फैराडे ने। वो क्या बोलता था कि मान लो विद्युत अपघटन का प्रक्रिया हो रहा है तो इलेक्ट्रोड के नीचे पदार्थ आकर के जमा होता है। जैसे मैं आप लोगों को अभी जस्ट क्या बताया था, ध्यान दो, ठीक है, कि मान लो ये एक सेल है, तो इस सेल में क्या लगे हैं, 2 इलेक्ट्रोड लगे हैं, ये पहला इलेक्ट्रोड और ये दूसरा इलेक्ट्रोड, 2 इलेक्ट्रोड लगे हैं, एक को बोलते हैं कैथोड और एक को बोलते हैं एनोड। जैसे NaCl है तो ये कैसे टूटेगा, Na+ और Cl- में, Cl-, और ये भी पता है ये प्लस चार्ज और ये माइनस चार्ज, तो ये जो प्लस चार्ज वाला है इधर जाएगा और माइनस चार्ज वाला किधर जाएगा, इधर जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। यानी कि ये जो, अब क्लोरीन तो गैस बनकर निकल गया, लेकिन ये जो सोडियम है वो पदार्थ इलेक्ट्रोड के नीचे तली में आकर के जमा हो रहा है, तो उसका मात्रा कितना है, कितना ग्राम वो आकर के नीचे में जमा होगा, उस पदार्थ की मात्रा को समझाने के लिए कि मान लो विद्युत अपघटन का प्रक्रिया होता है तो मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा कितनी होगी, उसको समझाने के लिए माइकल फैराडे ने नियम दिया, ठीक है ना। और कितना नियम दिया, 2 नियम दिया। सबसे पहले माइकल फैराडे का प्रथम नियम। माइकल फैराडे का प्रथम नियम क्या बोलता है, ठीक है, ध्यान समझना। अच्छा, उससे पहले ये फैराडे का नियम किस लिए दिया जाएगा, समझ आया कि नहीं, ठीक है, इलेक्ट्रोड के नीचे जमा हुए पदार्थों के लिए, कितना पदार्थ जमा होगा कि नहीं। अच्छा, ये जो विद्युत अपघटन पढ़े इसका ध्यान देना ना, विद्युत अपघटन को कौन कौन सा कारक प्रभावित कर सकता है, विद्युत अपघटन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन सा कारक इसको प्रभावित कर सकता है। सबसे पहला प्रभावित करने वाला कारक है विद्युत अपघट्य की प्रकृति। क्या रहेगा, विद्युत अपघट्य की प्रकृति।
वो प्रबल विद्युत अपघट्य है कि दुर्बल विद्युत अपघट्य, उसके ऊपर विद्युत अपघटन निर्भर करेगा। प्रबल विद्युत अपघट्य रहेगा तो जल्दी से अपघटित हो जाएगा, टूट जाएगा, और दुर्बल रहेगा तो टूटने में देरी लगाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं। दूसरा रहता है विद्युत अपघट्य की सांद्रता। विद्युत अपघट्य की सांद्रता, वो कितना गाढ़ा है या कितना तनु है, समझ आ रहा है कि नहीं, उसके ऊपर भी निर्भर करेगा। तनु रहेगा तो उसका आयनन आसानी से होगा। समझ आ रहा है कि नहीं। विद्युत अपघट्य की प्रकृति को प्रभावित करने वाले कारक, विद्युत अपघटन को कौन कौन सा चीज प्रभावित कर सकता है। विद्युत अपघटन मतलब जान डाले ना, केमिकल है, करंट पास कर रहा है, इसके कारण ये क्या हो रहा है, टूट रहा है, उसको बोलते हैं विद्युत अपघटन। कौन कौन सा चीज प्रभावित कर सकता है, पहले प्रकृति, प्रबल रहेगा जल्दी से टूटेगा, दुर्बल रहेगा तो धीरे से टूटेगा। दूसरा विद्युत अपघट्य की सांद्रता, सांद्रता यदि अधिक रहेगा तो विद्युत अपघटन स्लो चलेगा। मैं बोला था ना, शहद के ऊपर तुम लोग किसी चीज को चलाओ धीरे चलेगा, और पानी में चलाओ फास्ट चलेगा, गाढ़ापन वाला निर्भरता आ जाता है। तीसरा है प्रवाहित आवेश के घनत्व की दिशा, प्रवाहित आवेश की दिशा, तुम किस दिशा में चार्ज लगा रहे हो उसके ऊपर भी निर्भर करेगा। और चौथा इलेक्ट्रोड की प्रकृति, वो जो इलेक्ट्रोड है उसका नेचर कैसा है, उसके ऊपर भी विद्युत अपघटन का मात्रा क्या करता है, निर्भर करता है। क्लियर है। ये चार चीज़ों के ऊपर विद्युत अपघटन निर्भर करता है, मतलब ये टूट करके आयन विपरीत आवेश की ओर जाएंगे उसका। क्लियर है, चार चीज। अब विद्युत अपघटन का क्या क्या उपयोग है, क्या क्या उपयोग है। सबसे पहले धातुओं का संक्षारण से बचाव करने में, संक्षारण से उपयोग देख रहे हैं ना विद्युत अपघटन का, क्या क्या उपयोग है। ये पहला क्या लिखा है, प्रभावित करने वाले कारक हैं। प्रभावित करने वाले क्या पढ़ लिए, कारक, कारक। सबसे पहले विद्युत अपघटन क्या है ये देखिए, परिभाषा दिया किसके साथ, एग्जाम्पल के साथ। क्लियर है ना। ये लिखिए विद्युत अपघटन क्या है, समझाइए करके आ गया, पूरा 5 नंबर का आया। तो विद्युत अपघटन क्या है, परिभाषा दोगे। विद्युत अपघटन वह प्रक्रिया है जिसमें विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, इसमें किसी सेल में, विद्युत अपघटनी सेल में प्रबल विद्युत अपघट्य अथवा दुर्बल विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन बनाया जाता है तथा इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगाया जाता है तथा इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं जिससे उसका आयनन हो जाता है तथा प्राप्त हुआ आयन विपरीत आवेश के इलेक्ट्रोड की ओर क्या करने लगता है, गति करने लगता है। इस संपूर्ण प्रक्रिया को विद्युत अपघटन कहते हैं। उसके बाद उदाहरण देना, NaCl के जलीय विलयन में जब हम लोग क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो Na+ किधर जाता है आपका, कैथोड की ओर, और Cl- किधर जाता है, एनोड की ओर। फिर वो समीकरण लिखना, उतना लिख डाले, डायग्राम बना देना। उसके बाद प्रभावित करने वाले कारक लिखना। प्रभावित करने वाला कारक में सबसे पहले विद्युत अपघट्य की प्रकृति, प्रबल विद्युत अपघट्य रहेगा तो विद्युत अपघटन का मात्रा ज़्यादा होगा। विद्युत अपघट्य की सांद्रता, यदि सांद्रता अधिक तो विद्युत अपघटन की मात्रा कम होगा। तीसरा लिखना, प्रभावित आवेश की मात्रा के ऊपर भी निर्भर करता है। और चौथा लिख सकते हैं इलेक्ट्रोड की प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है। हो गया। उसके बाद क्या लिखना है, उपयोग लिखना है। क्या लिखना है, उपयोग। सबसे पहला उपयोग है संक्षारण से बचाव। किससे बचाव, संक्षारण। संक्षारण मतलब जंग लगना। किससे बचाव कर रहे हैं, जंग लगने से। जैसे कि ध्यान से समझना, मान लो मैं, ध्यान देना ना, जमीन के नीचे लोहा गड़ा हुआ है ऐसा समझो, और उसमें क्या लग सकता है, जंग लग सकता है। तो मेरे को संक्षारण से उसको जंग लगने से बचाना है। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे ये आयरन का रॉड है, किसका रॉड है, आयरन का, और इसमें जंग लग सकता है। तो मैं क्या करूँगा, इसका विद्युत अपघटन का उपयोग देखो, कॉपर सल्फेट का विलयन में इसको डुबा दूंगा। किससे डुबा दूंगा, कॉपर सल्फेट के विलयन। मैं पूरा पढ़ाऊंगा, जब संक्षारण पढ़ेंगे तब टॉपिक उसके बारे में, ठीक है ना। हल्का समझो लेकिन कॉन्सेप्ट। कॉपर सल्फेट का, ये कॉपर 2+ और SO4 2-। क्लियर है। जिसका बचाव करना रहता है, ध्यान समझना, जिसका बचाव करना रहता है उसका बनाते हैं कैथोड। क्या बनाते हैं, कैथोड। तो ये आयरन का क्या बनाएंगे, कैथोड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, कैथोड। इसका बचाव करना। अब देखो कॉपर 2+ है, कॉपर 2+ किधर जाएगा, कैथोड की ओर जाएगा। कैथोड में कौन सा चार्ज, माइनस, तो इसके चारों ओर कॉपर आकर के जम जाएगा ऐसे। और कॉपर आयरन के चारों ओर आकर के लेयर बना दिया, तो बताओ क्या आयरन को जंग लगेगा, क्या नहीं। तो संक्षारण से बचाव हो गया। और किसके उपयोग से किए हो, विद्युत अपघटन के उपयोग से। नहीं आया होगा समझ, ध्यान से समझो। मेरे को इस आयरन का जो रॉड है ना उसका रक्षा करना है इसका, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबा दूंगा। कॉपर सल्फेट का विलयन कैसे टूटेगा, कॉपर 2+ और SO4 2-। चूँकि ये 2+ वाला किधर जाएगा, ये माइनस की ओर जाएगा। मतलब जो आयरन का रॉड बनाऊंगा वो कौन सा चार्ज वाला होना चाहिए, माइनस चार्ज वाला। तो ये जो कॉपर है वो जाकर के इसके चारों ओर क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। इसके चारों ओर क्या बना लेगा, परत। तो मेरा आयरन का जो रॉड है उसका क्या हो गया, रक्षा हो गया। समझ आया कि नहीं। तो संक्षारण से बचाव के लिए इसका उपयोग करते हैं। दूसरा विद्युत लेपन के लिए, अभी बताया एक प्रकार से लेपन ही तो कर रहे हो ये। तो विद्युत लेपन में भी इसका उपयोग होता है। किसमें उपयोग होता है, विद्युत लेपन में। अच्छा,
तुम्हारा हाइड्रोजन गैस के निर्माण में भी इसका उपयोग होता है। किसके निर्माण में? हाइड्रोजन गैस के निर्माण में। कैसे हाइड्रोजन गैस का निर्माण? H2O है, उसका जल अपघटन कर दो, 2H प्लस प्लस हाफ O2 माइनस, ऐसा वाला चलेगा। समझ आ रहा है कि नहीं? फिर ये 2H प्लस कहाँ जाएगा? इलेक्ट्रोड की ओर जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, तो क्या बन जाएगा? H2। तो H2 गैस के उत्पादन में विद्युत अपघटन का उपयोग हो रहा है। समझ आ रहा है कि नहीं? नहीं आया होगा तो भी समझो, देखो आ गया ना। देखो 2H2O है, ये टूटेगा तो 2H प्लस प्लस 2OH माइनस। अब ये प्लस चार्ज किधर जाएगा? कैथोड की ओर जाएगा। किधर जाएगा? कैथोड की ओर। तो कैथोड की ओर जाएगा तो कैथोड में जो माइनस चार्ज रहेगा वो इसका प्लस चार्ज को निकाल लेगा, और 2H है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? H2, हाइड्रोजन गैस बन गया। और ये पूरा प्रक्रिया किस में चल रहा है तुम्हारा? एक सेल में, विद्युत अपघटनी सेल में। इलेक्ट्रोड डालूंगा, टूट जाएगा। तो हाइड्रोजन गैस के निर्माण में होता है इसका उपयोग। और किस में होता है? D2O के निर्माण में। किसके निर्माण में? D2O भारी जल। किसके निर्माण में? भारी जल। H2O होता है वो नॉर्मल जल है, D2O क्या है? भारी जल है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ड्यूटेरियम ऑक्साइड, यहाँ तक क्लियर है नहीं? D2O के निर्माण में भी इसका उपयोग होता है। अच्छा, कम क्रियाशील धातु जो ऐसे रहता है ना, ठीक है, तो उनके शोधन में पूरा एक चैप्टर चलेगा तुम्हारा, 6वां चैप्टर, ठीक है, धातु निष्कर्षण करके। तो उसमें भी हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कम क्रियाशील धातु जैसे सोना है वो सभी के साथ क्रिया करता है क्या? नहीं। चांदी है वो क्रिया करता है क्या? नहीं। क्रिया नहीं करता, तभी तो तुम लोग उसका आभूषण बना करके पहनते हो ना। मान लो वो वायु से क्रिया करता, टेम्परेचर से क्रिया करता, तो आभूषण बना करके पहनते क्या? नहीं, ऐसे पहने रहते पिघल जाता। समझ आ रहा है ना? तो कम क्रियाशील धातु जो रहता है उनका भी शोधन करने में उपयोग होता है किसका? विद्युत अपघटन का। तो पूरा 5 नंबर का एक क्वेश्चन तैयार हो गया आपका कि विद्युत अपघटन क्या है, उदाहरण से समझाइए, इसको प्रभावित करने वाले कारक व इसका उपयोग। क्लियर है कि नहीं? अब मैं तुम लोगों को इससे रिलेटेड क्या बताया था? नियम बता रहा था। क्या बता रहा था? नियम, कि विद्युत अपघटन में, ठीक है ना, विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में पदार्थ मुक्त होता है। इलेक्ट्रोड के नीचे क्या मुक्त होता है? पदार्थ। तो उसकी मात्रा कितना होगा, ठीक है ना, उसको समझाने के लिए माइकल फैराडे नामक वैज्ञानिक आया और उसने अपना नियम दिया, ठीक है। और माइकल फैराडे का कितना नियम है? 2 नियम है। एक माइकल फैराडे का प्रथम नियम और एक है तुम्हारा दूसरा नियम। सबसे पहले बात करते हैं किसका? प्रथम नियम का। किसका? प्रथम नियम का। माइकल फैराडे ने क्या बोला है, ध्यान समझना। मान लो कोई विद्युत अपघटनी सेल है, ठीक है, एक विद्युत अपघटनी सेल बना रहे हैं हम लोग, ठीक है। मैं दोनों नियम को साथ साथ समझाऊंगा, ठीक है। एक विद्युत अपघटनी सेल बना रहे हैं, इसमें कितना इलेक्ट्रोड लगेगा? 2 इलेक्ट्रोड, ठीक है। ये पहला इलेक्ट्रोड, ध्यान दो जी, ये पहला इलेक्ट्रोड, ये आपका दूसरा इलेक्ट्रोड। क्लियर है? वैसे ही ध्यान दें, ठीक है। वैसे ही ये एक और सेल बना रहे हैं, ठीक है, यहाँ पास भी बना देते हैं हम लोग साथ ही साथ, ताकि दिक्कत ना हो। यहाँ पास भी इलेक्ट्रोड लगा दिए ना हम लोग, ये देखो ये इलेक्ट्रोड लगा दिए हैं, ठीक है। पहले हम लोग प्रथम नियम के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। एक विद्युत अपघटनी सेल है जिसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा है, एक में कौन सा चार्ज है? प्लस, और एक में माइनस चार्ज है। दोनों का संपर्क विद्युत धारा से कर देंगे। क्लियर है कि नहीं? एक में प्लस चार्ज है तो प्लस चार्ज वाले बड़े से, और ये माइनस चार्ज के छोटे से, ऐसा। क्लियर है? यहाँ तक समझ आया? यहाँ पास क्या भर देंगे? विद्युत अपघट्य भर देंगे। क्या भर देंगे? विद्युत अपघट्य। क्लियर है? जैसे विद्युत अपघट्य भरे, यहाँ पास कोई आवेश क्यू प्रवाहित करेंगे, आवेश प्रवाहित करेंगे क्या? क्यू। तो इलेक्ट्रोड पर जो मुक्त होगा, अब मान लो यहाँ पास NaCl था, तो NaCl न लिखकर हम लोग कुछ और लिख देते हैं, AB लिख देते हैं। कोई स्पेसिफिक उदाहरण नहीं चल रहा है क्योंकि, ठीक है ना। चलो देखो AB है, वो टूटेगा A प्लस प्लस B माइनस में, तो इलेक्ट्रोड के नीचे जाकर के इकट्ठा होगा। तो इलेक्ट्रोड के नीचे जाकर के इकट्ठा होने वाला पदार्थ का मात्रा मान लो कितना है? वो W है। कितना है? W। और इसमें प्रवाहित होने वाला आवेश क्या है आपका? Q है। क्या है? Q। तो W समानुपाती होता है किसके? Q के। किसके होता है? Q के। चूंकि आवेश बराबर धारा इंटू क्या होता है? समय। धारा इंटू समय। धारा को शो करते हैं I से, समय को T से, तो Q बराबर IT। तो W समानुपाती IT। तो ये 2 फार्मूला हो गया। यदि समानुपाती हटाए तो W बराबर ZIT, जहाँ Z बराबर क्या है आपका? विद्युत रासायनिक तुल्यांक। क्या है? विद्युत रासायनिक तुल्यांक। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ठीक है। अच्छा, यदि आवेश का मात्रा, यहाँ पास जो आवेश दे रहा हूँ मैं, यदि आवेश का मात्रा यानी कि Q का मात्रा क्या हो? 1 कूलाम हो। कितना हो? 1 कूलाम। या फिर दूसरे शब्दों में इसी को मैं और क्या वो लिख सकता हूँ, ध्यान दो। यदि मैं 1 एम्पियर धारा का मात्रा का एम्पियर, ठीक है,
1 एम्पियर धारा, 1 एम्पियर धारा कितना सेकंड तक? 1 सेकंड तक, 1 सेकंड तक क्या करूं? प्रवाहित करूं। या तो मैं लिखूंगा Q बराबर 1 कूलम, या तो फिर 1 एम्पियर धारा कितना? 1 सेकंड तक प्रवाहित करूं। ठीक है, यानी कि इसका एक मान और इसका भी मान 1, तो W बराबर क्या हो जाएगा? Z, यानी कि मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा उसके विद्युत रासायनिक तुल्यांक की क्या होता है? बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। समझ आया कि नहीं? ठीक है, तो फैराडे का पहला नियम क्या बोलते हैं? ध्यान से समझना। विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में, विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में इलेक्ट्रोडों पर विद्युत धारा यदि 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित किया जाए, 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित किया जाए, या फिर ऐसा बोल सकते हो कि इलेक्ट्रोड पर 1 कूलम आवेश आरोपित किया जाए, तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा, इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा उसके विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर होता है। क्लियर है कि नहीं? विद्युत रासायनिक तुल्यांक के क्या होता है? बराबर होता है। समझ आया? ये किसका नियम हो गया? फैराडे का पहला नियम। अब दूसरा नियम किसके लिए बात करता है? श्रेणी क्रम में जुड़े हुए तुम्हारे किसके? विद्युत अपघटनी सेल के लिए। ये देखो, ये पहला सेल हो गया था ना, पहला सेल का कहानी तो क्लियर हो गया। एक ही सेल है जिसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा है। ऐसा हुआ है कि 2 विद्युत अपघटनी सेल है जो आपस में ऐसे जुड़े हुए हैं। क्लियर है ना? ये कौन सा चार्ज बना देते हैं? इसको प्लस चार्ज, और इसको क्या बना देते हैं? माइनस चार्ज। ये प्लस चार्ज बड़ा से और ये माइनस चार्ज छोटे से, ऐसा। क्लियर है? और ये आपस में कौन से क्रम में जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में। क्लियर है? तो इसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, इसमें भी जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इलेक्ट्रोडों पर पदार्थ इकट्ठा होगा। तो इलेक्ट्रोड पर क्या होने वाले? इकट्ठा होने वाले पदार्थ का मात्रा क्या है? W। वो समानुपाती होते हैं इनके तुल्यांकी भार के, जहाँ E बराबर है क्या? तुम्हारा तुल्यांकी भार। क्या है? तुल्यांकी भार। जहाँ E बराबर क्या है? तुल्यांकी भार। क्लियर है? यहाँ पास किसके समानुपाती होता था? वो Q के, लेकिन अब किसके समानुपाती होता है? तुल्यांकी भार के। किसके? तुल्यांकी भार के। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ठीक है। अच्छा, चूंकि W बराबर हम लोग क्या जानते हैं? ZIT जानते हो। ठीक है। अच्छा, ये एक इलेक्ट्रोड है तो यहाँ पास पदार्थ जो इकट्ठा होगा W1 समानुपाती E1 होगा, और दूसरे के लिए क्या होगा? W2 समानुपाती E2 ये होगा। तो क्या लिख सकते हो? W1 बराबर KE1, समानुपाती हटाऊंगा तो, और W2 बराबर क्या हो सकता है? KE2 ये हो सकता है। समीकरण 1 और ये समीकरण 2, समीकरण 1 भागित क्या कर देते हैं? 2। क्या हो जाएगा? W1 अपॉन W2 बराबर KE1 अपॉन KE2। क्लियर है? ये और ये कट गया तो W1 अपॉन W2 और E1 अपॉन E2 ये हो गया। ये पहला एक बन गया। चूंकि तुम लोग क्या जान रहे हो? W बराबर ZIT ये होता है किससे? फैराडे के पहले नियम से। ये देखो, W बराबर ZIT निकाले हो, तो W1 बराबर क्या होगा? Z1IT होगा, और W2 बराबर क्या होगा? Z2IT। क्लियर है? यदि I बराबर कितना हो? 1 एम्पियर, और T बराबर कितना हो? 1 सेकेंड। क्या हो? 1 सेकेंड। क्लियर है कि नहीं? तो W1 अपॉन W2 बराबर Z1 अपॉन Z2 ये भी तो लिख सकता हूँ क्या मैं? मतलब इसको और कैसे लिख सकते हैं? ध्यान दो। ठीक है, हम लोग कैसे लिख सकते हैं? W1 अपॉन W2 बराबर क्या लिख सकते हो? Z1 अपॉन Z2, और ये किसके बराबर है? E1 अपॉन E2 के। ठीक है ना? यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ठीक है, मतलब ये तीनों में ये परस्पर क्या है? संबंध। तो ये हो गया फैराडे का कौन सा नियम? आपका द्वितीय नियम। क्या हो गया? द्वितीय नियम। किसी कोई दिक्कत है क्या इसमें? ठीक है, समझ आया? ठीक। अच्छा, अब इसमें आगे बढ़ते हैं। ध्यान देना ना, हम लोग क्या देख डालें कि W, ध्यान देना ना, W2 समानुपाती क्या हो गया? E2, और W1 समानुपाती क्या हो गया? E1। ठीक है ना? ध्यान से समझने का कोशिश करना। ठीक, 1 मिनट रुको। ये तो हो गया। और क्या देखे हैं? E किसके समानुपाती है? Z के, Z1, और ये क्या हो जाएगा? Z2। ठीक है, तो क्या लिख सकते हो? E समानुपाती क्या है? डायरेक्ट Z। ऐसा भी तो लिख सकते हो। देखो, E समानुपाती है किसके? Z के। ऐसे लिख सकते हो E समानुपाती Z। अब याद रखना, जैसे ही समानुपाती हटता है यहाँ पर E बराबर होता है F इंटू Z। क्या होता है? E इज इक्वल टू F इंटू Z। यहाँ तक क्लियर है? F इंटू Z। जहाँ
F बराबर है क्या, फैराडे नियतांक। क्या है, फैराडे नियतांक। फैराडे नियतांक F बराबर क्या होता है, देखो एक मोल इलेक्ट्रॉन का जो आवेश रहता है ना, इलेक्ट्रॉन का आवेश, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फैराडे नियतांक। क्या बोलते हैं, फैराडे। एक मोल बराबर क्या होता है, 6.022 गुणित 10 का घात 23। ठीक है, और क्या होता है आवेश, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, याद करो 6.022 गुणित 10 का घात 19। ये 6.022 है क्या, नहीं, 1 दशमलव गुणित 1 दशमलव गुणित 10 का घात 19, ये कूलाम होता है। यही है ना, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश रे 1.602 गुणित 10 का घात 19। ठीक है, तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, ध्यान समझना, इसको जब सॉल्व करते हैं तो इसका मान लगभग आता है कितना, 96,500 कूलाम। ठीक है ना, ये आवेश ही है ना, तो सीधा याद रखना है कि फैराडे का मान कितना होता है, 96,500। कितना होता है, 96,500। कैसे आया है, एक मोल के इलेक्ट्रॉन के आवेश को, एक मोल इलेक्ट्रॉन के आवेश को बोलते हैं 1 फैराडे। सीधा याद रखना है, एक मोल इलेक्ट्रॉन के आवेश को क्या बोलते हैं, 1 फैराडे। कभी भी आएगा तो एक मोल, क्या बोला हूँ मैं, इलेक्ट्रॉन के आवेश को क्या बोलते हैं, 1 फैराडे। यहाँ तक क्लियर है, समझ आया कि नहीं, कैसे कैसे निकालते हैं। गुना भाग मत करते रहना, टाइम जाएगा। ठीक है ना, 23 है, ऋण 19 है, कटाओगे फिटाओगे, ऐसा वाला कहानी चलेगा ना। ठीक है, तो वो सब सीधा सॉल्व करके याद रखना, 96,500 कूलाम होता है। यहाँ तक क्लियर है। तो ई समानुपाती जेड है, तो जैसे ही हटाओगे तो एफ जेड हो गया। तो एफ बराबर क्या लिख सकते हो, ई अपॉन जेड। ई अपॉन जेड ऐसे भी लिख सकते हो, जहाँ ई बराबर क्या है, तुल्यांकी भार। क्या है, तुल्यांकी भार। ठीक है, अच्छा, तुल्यांकी भार बराबर ई बराबर क्या होता है, आणविक भार बटे एन फैक्टर। क्या होता है, एन फैक्टर। ठीक है, तो आणविक भार को हम लोग किससे शो करते हैं, एम से। किससे शो करते हैं, एम से। तो एफ बराबर ई इंटू, ई को क्या लिख सकता हूँ मैं, एम बटे एन इंटू जेड, ऐसे। और एन फैक्टर बराबर क्या होता है बोला था, अम्ल की क्षारकता, क्षार की अम्लीयता, या फिर आवेश की मात्रा। क्लियर है, और इसको बताया भी गया था कि किस तरीका से निकालना है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। तो यहाँ तक आपका कंप्लीट होता है आपका कौन सा, फैराडे का प्रथम नियम और फैराडे का द्वितीय नियम। क्लियर है, जहाँ पास भी आपको दिक्कत होगा आप लोग पूछ लेना। ठीक है, तो मिलेंगे आप नेक्स्ट क्लास में।